नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी हिंदी पर। आज मैं लेके आया हूं गुणनखंडों की संख्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम देखेंगे गुणनखंड क्या होते हैं या उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से गुणनखंडों से ऊपर प्रश्न आते हैं, या फिर ऐसे आता है क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन दे देगा, उसके पूछे इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो आज हम बेसभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड होता क्या है, यानी गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। इसका दूसरा नाम इसे हम अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड को हम देखा जाए तो हिंदी भाषा में अपवर्तक कहते हैं, इंग्लिश में होता है आपका फैक्टर। अपवर्तक होते क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं 2 4 को पूर्ण विभाजित कर देता है, तो इसे हम कह सकते हैं 2 4 का क्या है, अपवर्तक है। यानी वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्ण व्यक्त कर दे तो उसका अपवर्तक कहलाती है। तो यानी जैसे मैं कहूं 2 4 को पूर्णतः व्यक्त करता है, पूर्णतः विभक्त करता है, तो 2 4 का क्या कहलाएगा, 4 का अपवर्तक, अपवर्तक कहलाएगा। तो 2 4 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। फिर देखें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड समझने से पहले हम कुछ संख्याओं को समझना होगा। संख्याओं में सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या। क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या संख्याओं में के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, या किसी अन्य संख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इससे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, यानी इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अंत तक गिनी जाती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जो संख्याएं गिनी जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होती है, हमारी 1 से लेके धनात्मक दिशा की ओर कहां तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक, इसे कहते हैं अनंत। यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक गिन जाए वो आप कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरी संख्या में जानेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी कि ये नेचुरल नंबरों के साथ जीरो को और ऐड कर दिया जाए, तो वे सभी नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। तो होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक गिने जाते हैं। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी होल संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 होती है। अगला नंबर देखते हैं हम पूर्णांक। अगला नंबर है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर होते क्या है, यानी वे संख्या है जो 0 की बाईं तरफ तथा दाईं तरफ, या ऐसे बोले 0 के ऋणात्मक दिशा की ओर और धनात्मक दिशा की ओर दोनों तरफ गिनी जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। 0 के बाईं तरफ -1 -2 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ऐसे दाईं तरफ +1 +2 +3 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो होता है कह सकें कि पूर्णांक हमारा धनात्मक होता है और ऋणात्मक, दोनों प्रकार के क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के देख सकते हैं। ये होते हैं ऋणात्मक, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये इसके हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक इनफाइनाइट, सबसे बड़ा पूर्णांक पांचवी संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो आप कहलाती हैं परमेय संख्याएं। यानी कि संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप की होती है, जहां आपका Q नॉट इक्वल होता है 0 के। यानी जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखे जाए वो आपकी कहलाती है परमेय संख्या, या बोले नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपका Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q नॉट इक्वल होता है 0 के। और आपके P और Q क्या होते हैं, आपके P/Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। यानी परमेय संख्याओं में क्या प्रयोग करते हैं, पूर्णांक। एक शब्द और सुना हुआ आपने, भिन्न। क्या सुना है, भिन्न। भिन्न क्या होती है, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन
फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न क्या होता है, ये भी हमारा P अपॉन Q के रूप में होता है। यहाँ Q का मान इज नॉट इक्वल होता है 0 के, और P एंड Q आपका क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसमें नेचुरल नंबर यूज किए जाते हैं, इसमें आपके पूर्णांक यानी इंटीजर प्रयोग किए जाते हैं। बस परिमेय संख्या और भिन्न में इतना ही अंतर होता है कि भिन्न हमारी सभी कैसे प्रयोग की जाती है संख्या धनात्मक, जबकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं प्रयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में लिखा होता है नीचे की लाइन में मोटे मोटे अक्षरों में कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्यों लिखा होता है, क्योंकि भिन्न में हमेशा क्या प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्या। वही परिमेय संख्या में क्या प्रयोग किए जाते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक भिन्न क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हुए सब हमारे क्या है, पूर्णांक में प्रयोग आते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। इसलिए कहते हैं भिन्न में हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगला नंबर देखते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सके वो कहलाती है, हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी 1 से लेके 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 1 से लेकर टोटल हमारी कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अगला नंबर देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी स्टार्ट होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और इसमें नोट में पॉइंट करके लिख लें, नोट में लिख लें कि 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। एक ऐसी संख्या, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और कैसी है, अभाज्य भी है। अन्यथा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो अभाज्य। तो सिर्फ 2 क्या है हमारी सम अभाज्य संख्या, हमारी क्या है, अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। और सबसे छोटी संख्या अभाज्य कैसी है, 2 ही है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी, विषम अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 3। 2 कैसी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और सम भी है। लेकिन अगर पूछता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगी आपकी, 3 होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे द्वारा टॉपिक पर। हम थे अभाज्य संख्याओं पर। तो मैंने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए आपको ये सभी संख्याओं के बारे में बताना अति आवश्यकता। अब आपने समझ लिया हो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से न करते हैं तो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होंगे कि संख्या के ऐसे गुणनखंड जो किसी संख्या से विभाजित ना हो क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मैं कहूँ 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करो, 4 1 से भी घट जाता है, 4 2 से भी घट जाता है, 4 4 से भी घट जाता है। तो ये सभी क्या हमारे, ये सभी कैसे हैं, ये सभी गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। क्योंकि मैंने बताया था वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसका गुणनखंड कहलाती है। तो 1 भी 4 को विभाजित करता है, 2 भी 4 को विभाजित करता है और 4 भी 4 को विभाजित करता है। तो इसके गुणनखंड कितने, 4 के, ये सभी क्या है, गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है हमारे, 3। अगर मैं पूछूं 4 के अभाज्य गुणनखंड, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करने इसको हम काटेंगे अभाज्य संख्या से। तो 4 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सबसे पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2। यानी अब मैं पूछूं आपसे 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 3। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आगे कितनी होगी, 2।
इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि 4 के अभाज्य गुणन संख्या कितनी होगी, तो 2। अगर पूछे 4 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3। या कैसे कहते हैं 4 के गुणनखंडों की संख्या होगी तो भी क्या कहेंगे, 3। हाँ, अब इस गुणनखंडों में एक शब्द और देखते हैं हम, सम गुणनखंड और दूसरा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड तो सम गुणनखंड, अगर मैं पूछूं 4 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखें सम संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो कितनी संख्या आएगी, 2। वही विषम गुणनखंड कितने हैं, सिर्फ एक ही है, क्या है, एक। तो इसकी संख्या कितनी है, 1। तो हमने यहां से देखा गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, उसमें सम गुणनखंड क्या होते हैं, विषम गुणनखंड क्या होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कोई नंबर दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इस संख्या के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे कहेगा उस संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए या उन संख्याओं का योग बताइए। तो आइए देखते हैं अब और एग्जाम्पल। जैसे मैं आपसे पूछूं 12, क्वेश्चन 1 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखेंगे 12 के गुणनखंड। तो 12 किस किस से करता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कट जाता है, 6 से भी, और एक 12 से भी कट जाता है। तो 12 के कुल गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 आए। इसके कुल गुणनखंड कितने आए, कुल गुणनखंड कितने आए, 6। इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, आपके सम कितने हैं, 1 2 3 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। वहीं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसकी गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी है, 1 2, यानी कि सिर्फ 2। वो कौन से, 1 और 3। ये कौन से, 2 4 6 और 12, और ये तो कुल है ही गुणनखंड। अब मैं अगर पूछूं आपसे 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 ना 4 4 3 12। तो कितने फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड इसके, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। कैसे, अभाज्य गुणनखंड। ये ऐसे गुणनखंड हैं जो की संख्या से नहीं कटेंगे। तो अभाज्य गुण संख्या कितनी हमारी आई, 3। इस तरह से हम निकालते हैं कि संख्या के गुणनखंडों की संख्या, उसके सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए। तो आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे, 2 2 4 6 6 6 12 12 12 24। लेकिन इस तरह से करने से क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है और काफी टाइम लेने लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही छोटे तरीके से कि संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, तो उनका योग कैसे निकाला जाए। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक नंबर लेते हैं, 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसे करने के लिए अब ये तो देखेंगे 360 किन किन संख्याओं से कट जाता है। ऐसा करने में काफी टाइम लग जाएगा और ऐसा लगता है कि इसमें 2-3 मिनट लग जाए। तो सबसे ऐसा क्वेश्चन आए कभी गुणनखंडों की संख्या से संबंध या उसके गुणनखंडों का योग पूछे, तो आप क्या कीजिए, सर्वप्रथम दी की संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 360 के कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड। तो 360 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे 180, फिर 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 43, फिर 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। या इस तरह से कर लेते हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। या अगर पूछे आपसे 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी संख्या है इनकी, 6। लेकिन आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो बता दोगे, लेकिन अगर पूछा है वो आपसे क्या बोले, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम इनको सब पावर लिखोगे। 2 की पावर कितनी चढ़ाओगे, 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। दी की संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को पावर के रूप में ले लेते हैं। अब हमें निकालना है इसके सभी गुणनखंड कितने आए। पहले देखेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सभी गुणनखंडों की संख्या, यदि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या देखी जाए तो क्या कहते हैं,
हर एक पावर में हम एक एक बढ़ा लेते हैं। जैसे 3 है, 2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे 3 + 1 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 की पावर 2 तो क्या करेंगे 2 + 1 मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 है तो क्या करेंगे 1 + 1, तो कितना आ गया 4 × 3 × 2, कितना बन गया आपका 4 12 12 दूनी 24, यानी कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है उसके गुणनखंडों का योग। अगर मैं इसके गुणनखंडों का योग निकालूं तो योग निकालते समय आपको क्या करना है, जितनी पावर दी है ना आपको 0 से स्टार्ट करके जहां जितनी पावर दी वहां तक लिखना है। जैसे 2 की पावर 3 तो अगर 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 योग निकाल दो, प्लस 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई लगा लें, 3 की पावर 2 तो यहाँ है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसका लगा रहे हैं 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इसे करेंगे तो किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 2 + 4 + 8, वही इसका हो जाएगा 1 + 3 + 9, इसका हो जाएगा 1 + 5, तो कितना हो गया 8 4 12 12 3 15 गुणा 9 1 10 10 3 13 गुणा 5 1 6, गुणा करने पर कितना होगा 15 6 90 गुणा 13 और 13 निम्मा 117, यानी 1117 आ गया। यानी 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया 1117 आ गया। इसके सभी गुण संख्या कितनी आई थी 24 आई थी, सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया 1170। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन ये पूछता इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग पूछे तो उसके सम सर्वप्रथम उसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर को घात पे लिख लीजिए, घात में एक एक पावर जोड़कर सभी घातों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जितना मल्टीप्लाई आएगा वो सभी उसके क्या होंगे गुणनखंडों की संख्या होगी। 360 के 24 गुणनखंड है, कितने 24, कितने 24। अब इसमें पूछा था हमें गुणनखंडों का योग, तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे जो पावर दी होती है उस पावर तक जाते हैं, कहां से 0 से स्टार्ट करके, तो 2 की पावर 0 1 2 3 तक गए, वही यहां तो 2 तक जाएंगे, उसकी पावर 1 तक जाएंगे, सभी का योग करके मान रख के गुणा कर देते तो उससे आता है गुणनखंडों का योग। अगर ऐसा पूछा हो सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो सम पहले हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय हम क्या करते हैं कि सम की पावर में कोई घात को जोड़ते नहीं, यहां पर पावर कितनी है 3 तो 3 की 3 आएगी, लेकिन जो विषम की संख्याओं की पावर होती है उसमें एक जोड़कर दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ कितने हो जाएगा 2 + 1 गुणा आ जाएगा, 5 की पावर कितनी है 1, तो इसमें 1 + 1, तो कितना आ गया 3 × 3 × 2, तो कितना आ गया 3 3 का 9 9 दूनी 18, यानी कि 360 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 18 होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी हमारी, कुल संख्या थी हमारी कुल थी 24, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 18। अगर यही पूछा होता विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आती, अगर आपसे विषम की पूछी होती विषम की, तो विषम कितनी होती थी कुल 24 है, सम 18 है, तो आपके विषम गुणनखंड आते हैं, आपके विषम गुणनखंडों की संख्या होती, खंडों की संख्या आपकी होती 24 - 18 यानी कि 6। या तो ऐसे निकालिए, लेकिन अगर ऐसे करेंगे, अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया होता हमसे कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, अभी तो मैं योग भी बताऊंगा आपको, इसके सम गुणनखंडों का योग बताऊंगा, विषम गुणनखंडों का भी बताऊंगा, लेकिन आपसे कुछ यदि आपसे ये पूछा गया होता इसके विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर हम क्या करते कि इसके सभी गुणनखंड निकालते, फिर उसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालते, तब ऐसे आगे घटाते, तब बताते विषम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो इसे हम इस बिल्कुल फॉर्मूले के तौर से दी गई संख्या के फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर आवाज फैक्टर, लेकिन हमें जो जितना पूछा है उतना ही करेंगे। ये तो कुल का पूछा गया है तो संख्या की पावर में एक एक जोड़कर सभी को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं,
तो आती है कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर सम का पूछा जाए तो सम संख्या की पावर होती है उसमें जोड़ते नहीं है, विषम संख्याओं की पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं तो निकल आती है सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, दी की संख्या में का आप फैक्टर कीजिए, फिर हमें पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो दी की संख्या की विषम पावरों में एक एक जोड़ लीजिए तो कितनी आएगी, 3 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो इसकी संख्या कितनी आएगी 6। यानी अगर विषम गुणनखंडों की संख्या का निकाल रहे हो आप तो उसमें सिर्फ विषम संख्याएं लेते हैं, उनकी पावर में एक ही जोड़ के गुणा कर देते हैं। लेकिन यदि आप सम संख्याओं की सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो सम की घात भी लीजिए, विषम की घात में एक एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, वो आपकी निकल आती है सम गुणनखंडों की संख्या। हाँ, अगले एक क्वेश्चन बनता है फिर इसमें इस सम गुणनखंडों का योग। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है हमें, दी संख्या के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके आवाज फैक्टर करके संख्या को घात के रूप में लिख लेंगे। फिर क्या लगाना है, योग निकालना है, क्या लगाना है योग। तो योग करते समय हमने जैसे यहाँ गुणनखंडों की संख्या में पावर नहीं जोड़ी थी तो इसमें ये क्या तीन तक ही लिखेंगे बिना जीरो के लिखा स्टार्ट किए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा इसमें हमने एक संख्या ऐड की थी तो कौन सी की थी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक लिखेंगे। इसमें भी ऐड किए तो कहां से स्टार्ट करेंगे इसे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 9 गुणा 6, यानी 5 प्लस 1 6, यानी कितना हो गया 10 4 14 गुणा 13 गुणा 6, तो आपके कितना आ जाएगा 13 गुणा 13 में करते हैं, जब गुणा करना बताता हूं आपको, जैसे दो संख्या ऐसी संख्या यदि नजदीक है तो आप ऐसा समझिए 14 गुणा 13 कीजिए, 13 गुणा 14 में कर रहे हो तो सर्वप्रथम ऐसा कि उसका वर्ग रख लीजिए, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। आपने देखा 13 गुणा में 13 में किया है, अभी हमें एक बार और करना चाहिए, तो 13 गुणा एक बार करोगे कितना आएगा 13, तो कितना हो गया 9 3 12 की 2 हासिल 1 7 1 8 182, कितना आ गया 182 गुणा 6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 48 48 1 49 हासिल 4 6 1 6 6 और 4 10, यानी इसके संख्या 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग कितना आया हमारा 1092। और अगर मैं विषम गुणनखंडों का योग लिखा दूंगा, विषम गुणनखंडों का योग लिखा देंगे, तो विषम गुणनखंड में क्या किया था, सम वाले को लिया ही नहीं था, तो विषम में क्या किया था उसकी पावर में एक बढ़ा के लिखा था, तो इतना पार्ट लिखेंगे, कितना लिखेंगे इतना पार्ट, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यानी कितना आ गया 13 गुणा 6, तो 13 छिके 78, यानी कितना आ गया 6। तो हमने देखा इस वीडियो में कि यानी तो फिर हमने देखा कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो या इसके विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो या इसके सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम दी की संख्या के आवाज फैक्टर करते हैं, फिर फैक्टर को घात के रूप में लिखते हैं। जो आपसे पूछा जाए, यदि पूछा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हर एक संख्या की पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। 3 में एक जोड़ा था तो 4 हो गया था गुणा, 2 में एक जोड़ा था तो 3 हो गया था गुणा, 5 की पावर 1 थी इसमें एक जोड़ा था तो 2 हो गया था, तो कितना आया था 24, तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या आई थी 24। यदि हमसे ये ना पूछकर ये पूछा गया होता उसके सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, ये सम की पूछा है तो सम की घात में हम जोड़ते नहीं है, उसकी घात वैसे रखते हैं, दी की विषम संख्याओं की घात में एक एक जोड़कर गुणा। यदि सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या करते हैं, हमने जिस तरह से 2 की पावर में कोई घात नहीं जोड़ी थी, यानी उसकी पावर जैसे रखी थी तो उतनी तक लिखेंगे, यानी 1 से लेके प्रारंभ करके कहां तक लिखेंगे 3 तक। इसमें हमने घात जोड़ी थी तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक लिखेंगे, इसमें भी 1 जोड़ा था हमने तो 0 से लेके 1 तक लिखेंगे। सभी संख्याओं का योग, इनका योग निकालकर आपस में गुणा किया तो कितना आया 1092। उसी प्रकार विषम का पूछता है तो विषम में क्या करते हैं हम, विषम संख्या की पावर लेते सिर्फ,
उसमें एक एक घात जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं तो आती है विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर उनका आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या लगाती है विषम गुणनखंडों की संख्या। और फिर विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपने सम संख्या नहीं ली थी तो सम संख्या इसमें भी योग में नहीं लेते हैं। और पावर देते हैं आपने दो तीन पावर उसमें 3 किया था तो ऐसे 0 से स्टार्ट दो तक जाएंगे। इसमें 1 2 कर लिया था तो इसमें 2 संख्या लिख देते हैं। सभी का गुणनखंड करके गुणा कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि 756 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। क्वेश्चन आया था 756 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 756 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन सुनाया था, मैंने गुणनखंडों से संबंधित क्वेश्चन है उनका योग पूछा है या तो आप क्या करेंगे दी गई संख्या के पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 756 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगी सम संख्या है तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 बचा 1 15 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से काटा 2 1 2 2 8 16 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे तो 6 के 18 3 3 9। फिर 3 से काटा 3 2 6 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे तो 7 1 की 7 से काटेंगे 7 1 7। यानी कि इस 756 के आपके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। फिर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर। जो गुणनखंड आते हैं अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको घात के रूप में लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे सिर्फ विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। और इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या देखी जाए तो मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय हम उसमें सम संख्या नहीं लेते, क्योंकि किस विषम संख्या से 7 सम संख्या ले ली जाए तो कैसे बन जाती है सम बन जाती है। इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या में सम संख्या का घात को नहीं लेते, क्योंकि अगर सम संख्या किसी विषम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या बनाती है सम बनाती है। इसलिए विषम संख्या को छोड़ देते हैं। जो पावर बचती है विषम की उसमें एक एक घात को जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की पावर में एक जोड़ेंगे गुणा 7 की पावर 1 इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 गुणा 2 यानी कितने आ गए 8। यानी 756 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 8। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये हमें निकालना जरूरी भी नहीं था और निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे पूछा गया है योग। क्या पूछा गया है योग। तो योग निकालने के लिए मैं बताया था कि जितनी संख्या के पावर में आप एक ही बढ़ा लेते हो तो कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। तो कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 गुणा 1 प्लस 7। आप कितना हो गया 10 और 3 13 13 और 27 आपके होते हैं 40 गुणा 8 तो 8 चौके 32। यानी कि 756 के विषम गुणनखंडों की संख्या का क्या आ गया योग कितना आ गया 320। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता इसके सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये तो आपसे पूछा है इसके विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। अगर पूछता है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो आप क्या करते सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय मैं बताया था सम दी गई संख्या की जो सम होती है घात होती है उसमें कोई पावर में 1 जोड़ते नहीं है, यानी कि 2 की पावर 2 ही रहती। लेकिन विषम संख्या की पावर होती है उनमें 1 ही जोड़कर संख्याओं का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 7 की पावर 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया 2। तो कितना आ गया 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 कितना आ गया
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 16, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 8। अब मैं ये इसका योग निकालता, तो योग निकालने के लिए क्या होता था आपको कि जो संख्या होती है जिसमें आप 1 जोड़ते हो उसका तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और जिनमें 1 नहीं जोड़ते उनका कहां से स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 2 की पावर 2 तो इसके कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा, इसे कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, क्यों इसमें 1 जोड़ा है। तो क्या आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणा, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, तो कितना हो गया आपका ये 1 और 4 5 गुणा 1 और 3 4, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 27 आप कितने होते हैं 40, 40 गुणा 8, तो आपका ये कितना आता 5 के 20, 200 गुणा 8 यानी कि 1600। यानी अगर आपसे पूछा जाता इसके सम गुणनखंडों की संख्या तो निकलती 16, अगर इनका योग पूछा जाता तो कितना निकलता 1600 निकलता। भैया इसके विषम गुणनखंड की संख्या पूछी गई थी आपसे तो कितना आया था 8, तो इसका योग कितना आया था 320।